सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 चैप्टर 1 फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, चैप्टर 1 की रिवीजन क्लास आप लगा रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है इस टॉपिक के अंदर देखते हैं। पहले तो दो वर्ड अच्छे से समझ लो, सेल, दूसरा वर्ड है गुड्स। दो वर्ड, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल और किसका, गुड्स का। तो गुड्स की डेफिनेशन और सेल की डेफिनेशन, तो ही सेल ऑफ गुड्स एक्ट। पहले क्या था, 1930 से पहले गुड्स से रिलेटेड डिस्प्यूट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आते थे। बाद में इन्होंने सोचा यार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना बड़ा है तो उसमें से निकाल के ना बिजनेसमैन की जो गुड्स है, दुकान का जो सामान है, उसके कॉन्ट्रैक्ट निकाल के अलग से एक एक्ट बना दिया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। उसमें पढ़ा जाने लगा ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट। कब आया ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट? आया 1 जुलाई 1930 में। 1 जुलाई 1930 में ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट आया। तब से गुड्स को लेके जो झगड़े इस सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पड़े जाने लगे। ओके, क्या है सेल? सेल का मतलब, सेल में दो चीजें आती हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जब भी मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात करूंगा, पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड वही है पुराना हमारा। कौन सा सेक्शन था कॉन्ट्रैक्ट का? 2H, सेक्शन 2 क्लोज H कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 1872 में। कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन लोग चाहिए? दो मेजर साउंड माइंड के। देयर मस्ट बी अ 2 पर्सन, बोथ मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड, मेजर, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। सेल के लिए भी यहां पे कौन चाहिए? बायर एंड सेलर। कोई खुद को तो बेच ही नहीं सकता ना, एक बायर होगा एक सेलर होगा, दोनों मेजर साउंड माइंड के। और उनके बीच में क्या होना चाहिए? कंसीडरेशन। अब देखो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, वो कह रहा था कंसीडरेशन कोई भी हो सकता है। मैंने अनमोल को कहा कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, अनमोल बदले में कहता ठीक है सर हमारा काम फर्नीचर का है, मैं आपको फर्नीचर दे दूंगा। ये भी कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहता है नो, कंसीडरेशन किस में आए? इन मॉनेटरी टर्म्स। ये कहता है कंसीडरेशन किस में आना जरूरी है? मॉनेटरी टर्म। फुल मनी में आई या पार्शियल मॉनेटरी। यानी ऐसा हो सकता है, कई बार क्या होता है कि मैं पुरानी कार दे आया, साथ में 2 लाख रुपए दे आया, नई कार ले आया, कुछ तो पैसा इन्वॉल्व है ना, तो यस इट्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। क्लियर? मैं 2 पुरानी कारें देके एक नई कार ले आया, 1 रुपया भी कैश नहीं दिया गया, लिया गया, तो इट मींस ये बार्टर सिस्टम है। बार्टर सिस्टम में क्या होता था? चीज, कोई चीज दे दी, कोई चीज ले ली। ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, चीजों का चेंज। आपको बदले में क्या है? मॉनेटरी कंसीडरेशन। अब ये जो मॉनेटरी कंसीडरेशन है ना, ये इमीडिएट भी आ सकता है या डेफर्ड भी हो सकता है। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मान लो मृदुल मेरे पास आता है, कहता है सर आपका काम इलेक्ट्रॉनिक्स का है, मुझे एक एलईडी दे दो। मैंने कहा भाई 30,000 रुपए की 30,000। कह सर नेक्स्ट मंथ दे दूंगा। मैंने कहा ले जा, नेक्स्ट मंथ दे देना। ये उधार देना भी क्या है? सेल ऑफ गुड्स में पड़ा जाएगा। कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं जरूरी नहीं कि कैश पेमेंट लो, कैश भी आ सकती है इमीडिएट पेमेंट और डेफर्ड पेमेंट भी, यानी कि क्रेडिट सेल भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। कंसीडरेशन किस में होना चाहिए? मनी में। अभी आए या लेट आए। मान लो मृदुल मुझे चेक दे गया, तो क्या ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट का कॉन्ट्रैक्ट है? बिल्कुल है, चेक भी तो मनी है। लेकिन वो चेक बाउंस हो गया, फिर क्या हो गया? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मैं केस चला दूंगा पैसे ना देने का। मैं क्या हो जाऊंगा? अनपेड सेलर। अनपेड सेलर वाले राइट यूज कर लूंगा। अनपेड सेलर के राइट रिवाइज करेंगे अपन। क्या होते हैं? सामान के ऊपर लीन बना लेता है, राइट ऑफ लीन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट टू रीसेल,
बाकी बार पे केस करके पैसा लेने का राइट तो हमेशा से है। तो कंसीडरेशन मनी में हो फुल या पार्ट, इमीडिएट पेमेंट है या डेफर्ड, मॉनेटरी टर्म में कंसीडरेशन हो, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पड़ा नहीं जाएगा। जब भी मैं बात करूंगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वर्ड लिखूंगा तो आप समझ जाना ये सेल या अग्रीमेंट टू सेल है। सेल में तो क्या होगा, इमीडिएट ओनरशिप ट्रांसफर होगी, इमीडिएट ओनरशिप क्या हो जाएगी, ट्रांसफर टू बायर, यानी बायर को कब्जा दे दिया जाएगा, पोजेशन दे दी जाएगी। तो ये कौन से गुड्स का होगा, जो पड़ा है, जो एग्जिस्टिंग गुड्स है, पड़ा है हमारे पास, वही उठा के दोगे ना। जो गुड्स अभी तैयार होना है उसका तो सेल हो ही नहीं सकता, उनका तो क्या हो सकता है, खाली अग्रीमेंट टू सेल। अग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप कब जाएगी, ओनरशिप कब जाएगी, फ्यूचर में। जब वो गुड्स ही तैयार नहीं तो ओनरशिप अभी जाने का सवाल भी नहीं है। सही है, चलो। अग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप कब जाएगी, ओनरशिप विल ट्रांसफर इन फ्यूचर। हाँ जी, कौन से गुड्स में होता है अक्सर, एक तो फ्यूचर गुड्स या कॉन्टीजेंट गुड्स, जो भी तैयारी नहीं है, फसल उगेगी, अभी तो बीज डाला है, कनक वीट, सेल का अग्रीमेंट हो गया, वीट अभी उगा ही नहीं, तो वो क्या है, अग्रीमेंट टू सेल। या फिर प्रेजेंट गुड्स का भी हो सकता है, प्रेजेंट गुड्स की भी अग्रीमेंट टू सेल हो सकता है। यस, मेरी दुकान पे एक बाइक पड़ी है, मैं बाइक्स का डीलर हूं, मान लो एक बाइक खड़ी है, विशाल कहता है सर ये बाइक मैं लूंगा, लेकिन लूंगा मैं पैसे देके 2 महीने बाद, 2 महीने बाद ले जाऊंगा सर बाइक, पैसे दे दूंगा, ये बुकिंग के पैसे ले लो, 1000-2000 रुपए दे गया, कहता बाइक दे दूंगा, ले जाऊंगा। क्या है, गुड्स तो प्रेजेंट है पर अभी सेल नहीं हुई, अभी क्या है उसका, अग्रीमेंट टू सेल, क्योंकि दोनों पार्टी अभी ओनरशिप लेना और देना नहीं चाहते। मैं क्यों नहीं देना चाहता, क्योंकि पैसे का चक्कर है। और ये क्या कर रहा है, कह रहा है जी पैसे दूंगा ले जाऊंगा, पैसे दूंगा और तब ले जाऊंगा। सही है, चलो समझ आया। सेल, सेल में तो चीज पड़ी है, उठा के अभी दे सकते हो, ओनरशिप ट्रांसफर होगी बाहर को, दैट इज सेल। सेल कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है सेल। सेल क्या है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। और अग्रीमेंट टू सेल क्या है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, जो अभी पूरा होना है, टू बी एग्जीक्यूटेड। क्लियर, अभी ट्रांसफर होगी ओनरशिप या फ्यूचर में होगी, ओनरशिप ट्रांसफर जनरली होगी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दोनों चीजें आ गई, सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल डजंट कवर क्या, प्लेज, मॉर्गेज, हायर, हायर परचेज वगैरह उनको कवर नहीं करता। किराए के अग्रीमेंट यानी रेंटल अग्रीमेंट, उसमें ओनरशिप ट्रांसफर होती है, नहीं, वो नहीं कवर करने। प्लेज, प्लेज किन चीजों का होता है, बताया था मैंने, मूवेबल प्रॉपर्टीज का क्या होता है, प्लेज। और जमीन जायदाद का क्या होता है, मॉर्गेज। तो मैंने कार पे लोन लिया, दैट इज प्लेज ऑफ कार, लोन लिया, दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सेल, वो सेल नहीं है, वो प्लेज है, मॉर्गेज है, हायर का अग्रीमेंट है, किराए का, नॉट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सही है ना, सेल ऑफ। हायर परचेज में तो आपको पता है ओनरशिप कब जाएगी, ओनरशिप कब जाती है, ओनरशिप विल ट्रांसफर ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। कुछ बच्चे बोल रहे हैं बीच बीच में, बहुत अच्छा है, यानी आपको थोड़ा थोड़ा याद है, थोड़ा कवर करने से बात बन जाएगी, ठीक है। तो इंटरेस्ट भी रहता है ना, थोड़ा पहले सुना हुआ थोड़ा थोड़ा याद है, थोड़ा और बता दे, थोड़ा और बढ़िया मजा आता है। बिल्कुल ना किया हो तो थोड़ा इंटरेस्ट नहीं, बोरिंग सा लगता है स्पीडली करना, क्योंकि पता नहीं लगता है। चलो, तो क्या सेल है क्या सेल नहीं, ये क्लियर है। सेल ऑफ गुड्स में किसको पढ़े जाना है, सेल को, ना कि प्लेज को, मॉर्गेज को। सेल में तो बाहर अपनी चीज को आग लगाए, चाहे बेचे, नुकसान किसका है, बाहर का, बीमा बाहर कराएगा।
लेकिन अगर सेल नहीं है, जैसे प्लेज रख दिया आपने, किसी कोई बंदा आपके पास गोल्ड ज्वेलरी गिरवी रख के लोन ले गया, आप गोल्ड ज्वेलरी कभी दोगे? नहीं दोगे जब तक लोन पे नहीं होगा। ये आपका राइट प्रॉपर्टी मतलब क्या है? इस चैप्टर में प्रॉपर्टी का मतलब किससे है? राइट से। राइट मतलब मेरा किससे? टाइटल से। टाइटल मतलब किससे? ऑनरशिप से। एक ही चीज को बार बार अलग अलग तरह से लिखा है। जब आपका प्लेज होता है तो उस असेट्स पे राइट ऑन असेट कौन सी अथॉरिटी होती है? वो स्पेशल अथॉरिटी। याद करो, स्पेशल प्रॉपर्टी। स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब आप वो ज्वेलरी नहीं दोगे जब तक लोन पे नहीं होगा। मॉर्गेज में घर नहीं बेच सकते जब तक लोन नहीं पूरा होगा। मेरे पास राम ज्वेलरी गिरवी रख के लोन ले गया, क्या मैं ज्वेलरी वो बैंक वो अपना ब्रेसलेट डाल के जा सकता हूं? ब्रेसलेट है मेरे पास, नहीं जा सकता, मैं मालिक नहीं हूं। मेरा काम उसको संभाल के रखना है, ना कि यूज करना। क्लियर? अलाउड नहीं है, आप उसे रोको जब तक पैसे ना आए, दैट इज स्पेशल प्रॉपर्टी। लेकिन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कौन सी प्रॉपर्टी मिलती है आपको? जनरल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी मीन्स आम ओनर हो आप, रूटीन के ओनर हो। जैसे आपने एक बाइक खरीदी, कोई आपके मजाल है कोई हाथ लगा दे आपसे पूछे बिना? आपकी बाइक को कोई हाथ लगा सकता है? नहीं, कोई मर्जी आ जाए, जब तक आप नहीं चाहोगे तो कोई उसे छेड़ नहीं सकता, ले जा नहीं सकता। कोई आगे कहता मैं इस पार्टी का प्रेसिडेंट हूंगा, दो लगाऊंगा, भाग यहां से। पैसे अपने से खरीदिए, तुझे जो मर्जी हो। सही बात है, बंदे का एक अलग ही रोब होता है ना उस चीज पे जो अपने पैसे से खरीदी होती है। तो कोई मर्जी हो, तो वो प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जनरल प्रॉपर्टी। नुकसान होगा आपका, गिरवी दो, बेचो, जो मर्जी करो। लेकिन प्लेज में, मॉर्गेज में, हार में आपकी प्रॉपर्टी उतनी स्ट्रांग नहीं होती। ये खास तरह की प्रॉपर्टी होती है रोक के रखने वाली। समझ आ रहा है? तो स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 1 जुलाई 1930 में बना। इसको अलग एक्ट बनाने की जरूरत हुई कि गुड्स के झगड़े काफी ज्यादा है, निकाल के अलग से एक एक्ट बना दिया। ठीक, तो वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा जाने लगा। दो लोग होंगे, बायर और सेलर। मॉर्गेज प्लेज इसमें बार्टर पढ़ना नहीं, सेल में कवर नहीं होता। ठीक, ये सभी सेल ऑफ गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट जो कि कौन सी प्रॉपर्टी के हैं? मूवेबल। याद रखना, मूवेबल। इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं होती। गुड्स की डेफिनेशन में क्या गुड्स नहीं है? करेंसी एक्शनेबल गुड्स। गुड्स ऑल इज कंसीडर्ड एज गुड्स। सब कुछ गुड्स है एक्सेप्ट क्या? इमूवेबल प्रॉपर्टी। उनको छोड़ दो, इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं है। और करेंसी, करेंसी का मतलब प्रेवलेंट करेंसी और एक्शनेबल क्लेम, इनको छोड़ दो, बाकी सब कुछ गुड्स है। हां जी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जमीन में लगा हुआ पेड़ बेच दिया जमीन समेत, गुड्स नहीं है। पर काट के ले जाने की बात है तो वो लकड़ी गुड्स है। इट विल बी सेवर्ड फ्रॉम लैंड। अलग काट के ले जाने की बात हुई है तब वो पेड़ गुड्स है, लकड़ी है वो, टिम्बर। प्रेवलेंट करेंसी मींस दुनिया में आज चलने वाली करेंसी गुड्स नहीं है। जैसे मान लो नोट, 500 का नोट गुड्स है? नहीं। जो यूरोप में चल रहा है डॉलर, यूरो, गुड्स नहीं है। लेकिन जो करेंसी बंद होगी, एंटीक है वो, तो पुराने जमाने के सिक्के। कल कोई आ रहा था कि इंग्लैंड के म्यूजियम में पड़ा है चंद्रगुप्त के टाइम का गोल्ड कॉइन, गुरु नानक देव जी के टाइम का ये वाला कॉइन, बहुत रेयर होते हैं। ये एंटीक वैल्यू है, हिस्टोरिकल वैल्यू है। ये चीजें गुड्स हैं। चांदी का कॉइन आता है, बताया था, मलिका का सिक्का बोलते हैं वो, क्वीन विक्टोरिया की फोटो वाला। वो आज पैसे में नहीं चलता, पर उसकी कॉइन की वैल्यू क्या है? सिल्वर, 10-12 ग्राम का वो कॉइन है, इसलिए वैल्यू है। तो वो गुड्स है, गुड्स है। मैं नोट्स दे रहा हूं, गुड्स है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ सर्विस। डॉक्टर दवाई दे रहा है, पार्ट ऑफ सर्विस। आर्टिस्ट कुछ या हेयर ड्रेसर कुछ क्रीम शैम्पू लगा के आपको सर्विस दे रहा है, पार्ट ऑफ सर्विस, कांट बी ट्रीटेड एज गुड्स। इसे गुड्स माना नहीं जा सकता, इट्स अ पार्ट ऑफ सर्विस। बताया था, बाबा गले में तवी डाल के फूंक मार देता है, चल बेटा ठीक हो जाएगा।
500 रुपये दक्षिणा दे दिया आपने, तावीज के पैसे हैं, वो फूक मारी है उसके पैसे हैं। सुपर नेचुरल पावर, अगला कहता है मेरे पास वो है, ऊपर वाले से सीधा लिंक है, तो उसके पैसे ले रहा है। अब देखते हैं क्या काम करती है वो, लेकिन वो पैसे किसके ले रहा है? सुपर नेचुरल पावर के, इलाज कर रहा है। कर रहे हैं हिंदुस्तान में इलाज, बहुत कर रहे हैं, ऐसे ही है ना। बात हुई थी पहले, बहुत बातें हुई हैं डिटेल में, अब रिवीजन में जरूरत नहीं है। चलो, क्वाइन पे भी बड़ी बातें हुई थी। चलो, तो डिटेल में कोई पढ़ना चाहे तो पीछे की क्लासेस लगाए, पूरी डिटेल में एक चैप्टर 3-3, 4-4 क्लासों में था। गुड्स का मीनिंग, डॉक्टर वाले दांतों का सेट, उसका भी एग्जांपल। खड़ी फसल गुड्स है, वो तो अंडरस्टूड है, काट के ले जानी है, लगी लगी तो खराब हो जाएगी वहां, पर पेड़ लगा है तो फ्रूट देगा, वरना नहीं। तो वो पेड़ लगा लगाया खरीदा जमीन समेत, वो गुड्स नहीं, काट के ले जाना है तो वो गुड्स है। तो गुड्स की डेफिनेशन में इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं है। घर बेचा गुड्स है ना, क्योंकि मूव नहीं करता। ओके, प्रेवलेंट करेंसी गुड्स नहीं। हाँ जी, मृदुल बताएंगे। ये बताओ एक्शनेबल क्लेम क्या है? कोर्ट केसेस, BRBP, डेटर्स। मैंने कहा चल अनमोल मेरे डेटर से तुम ले लेना पैसे। कोर्ट केस, वकील कहता लो जी बंदा आ गया संभालो, मेरे को कमीशन दे देना। अब इसका केस आपने हैंडल करना है, हाई कोर्ट वाले को जूनियर एडवोकेट ने कहा। या बिल वगैरह भी तो आगे आगे ट्रांसफर होते हैं, डिस्काउंट होते हैं, ये सब एक्शनेबल क्लेम है। पैसा लेने का राइट एक तरह से, ये गुड्स नहीं है। क्लियर? बाकी सब कुछ गुड्स है। हवा बिक रही है, गुड्स है। ऑक्सीजन बिक रही है कि नहीं? और दुकानों पे वो बड़े बड़े सिलेंडर नहीं है, हॉस्पिटल में भी पड़े होते हैं, वेल्डिंग की दुकानों पे पड़े होते हैं, बिकते हैं कि नहीं? LPG गैस ही है, बिकती है, गुड्स है। पानी बिक रहा है, सरेआम बिक रहा है, गुड्स है, है ना? चलो, वो सब गुड्स है। लॉटरी के टिकट गुड्स हैं। तो ये चीजें छोड़ दो, बाकी सब कुछ गुड्स है। तो कह रहा है घर बेचोगे, दुकान बेचोगे, गुड्स नहीं। जमीन बेचोगे, खेत, गुड्स नहीं है। ओनरशिप ट्रांसफर ही ना हो तो गुड्स नहीं। ओनरशिप ट्रांसफर किस चीज की हो सकती है? मूवेबल की, हाउस की होती है, पर वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आता। चलो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दो चीजें आती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। सेक्शन 4(1), सेक्शन 4 सबसेक्शन सेक्शन 4(1) कहता है क्या? मूवेबल चीजों की ओनरशिप सेलर से बाहर को ट्रांसफर होगी, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसमें दो चीजें आती हैं, मैं बता चुका हूं। ओनरशिप बाहर को ट्रांसफर कर दी, अग्री टू ट्रांसफर, ट्रांसफर करने का वादा है। दो चीजें आती हैं, सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कवर बोथ सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। सेक्शन 4(3) क्या कहता है? सेल में ओनरशिप यानी प्रॉपर्टी बाहर को ट्रांसफर हो जाती है। कौन सी गुड्स? एग्जिस्टेड। अग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर गुड्स का भी हो सकता है, फ्यूचर का तो होगा ही अग्रीमेंट टू सेल, प्रेजेंट का भी हो सकता है, बाद में लेंगे। बताए शनिवार वाला एग्जांपल, आज सैटरडे, आज नहीं लूंगा भाई साहब, डील कर लो, सोमवार लूंगा। तो ये क्या है? अग्रीमेंट टू सेल। तो इसमें ओनरशिप यानी प्रॉपर्टी फ्यूचर में ट्रांसफर होगी, अभी नहीं, दैट इज अग्रीमेंट टू सेल। एक्स ने बाइक बेच दी, अभी ओनरशिप ट्रांसफर होगी, दैट इज सेल। एक्स कहता 30 दिन बाद बाइक दूंगा, तो यस, दैट इज अग्रीमेंट टू सेल। दोनों में क्या फर्क है? सेल और अग्रीमेंट टू सेल में एग्जीक्यूटेड और वो क्या है? सेल अग्रीमेंट टू सेल, एक एग्जीक्यूटेड, दूसरा ओनरशिप। सेल में अभी ट्रांसफर होगी, इसमें फ्यूचर में। आगे बेचने का राइट बाहर को होता है सेल में। सेल में ओनर कौन बन जाता है? बाहर, आगे बेच सकता है। अग्रीमेंट टू सेल में खुद ही मालिक नहीं बने, हाउ कैन यू सेल इट फर्दर? ठीक। रिस्क ऑफ लॉस, सेल में ओनरशिप बाहर की होगी तो रिस्क किसका है? बाहर का। अग्रीमेंट टू सेल में नुकसान हो जाए तो सेलर का, बाहर भी ओनर बना नहीं। इंसॉल्वेंसी ऑफ बाहर, बाहर पैसे नहीं दे पाया, चीज किसकी हो चुकी है? बाहर की। उधार ले गया मान लो, पैसे दे नहीं पाया, तो चीज उठा सकता है सेलर? नहीं, क्योंकि ओनरशिप किसकी होगी है? बाहर की। सिर्फ लाइन में लग के क्या ले सकते हो? पैसे। जबकि इसमें चीज आप अपने पास वापस ले सकते हो, क्योंकि ओनरशिप बाहर की नहीं हुई। ठीक। परफॉर्मेंस एब्सोल्यूट है, बिना शर्त ओनरशिप बाहर की होती, इसमें तो फ्यूचर बेस्ड है।
तुम मुझे पैसे देना तो मैं चीज दूंगा, तैयार होगी तब दूंगा, ऐसी शर्तें अग्रीमेंट टू सेल में हो सकती हैं। इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर, बायर ने पैसे दिए हुए हैं, चीज अभी लेनी बाकी है पर डिलीवरी नहीं हुई, पर ओनरशिप किसकी होगी अगर बायर। कई बार होता है ना, भाई सब छोड़ दो मैं ना जाते हुए ले लूंगा, इस बीच सेलर बन गया इंसॉल्वेंट, तो बायर चीज ले जा सकता है? यस, बायर चीज ले जा सकता है, क्योंकि ओनरशिप किसकी होगी? बायर। अग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप बायर की हुई नहीं, चाहे पैसे दिए तो वापस कैसे मिलेंगे? लाइन में लग के चीज पे हक मत जुटाओ, अग्रीमेंट टू सेल में बायर ओनर अभी नहीं बना है। नेक्स्ट, कंसीक्वेंसेस ऑफ ब्रीच बाय बायर, बायर ब्रीच कर दे तो सेलर क्या है, चीज उठा सकता है? नहीं, कोर्ट में धक्के खाएगा पैसे लेने के लिए, ओनरशिप बायर की होगी है। लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में चीज के पैसे ना दे अभी तो सेलर क्या है, चीज को रोक लेगा, देने से इनकार कर सकता है। ठीक, तो ब्रीच बाय सेलर ये भी हो गया। जनरल प्रॉपर्टी और स्पेशल प्रॉपर्टी, चीज पे दो तरह के राइट होते हैं, आपको याद होगा, राइट इन रेम, एक होता है राइट इन पर्सनम, कुणाल बताएंगे, राइट इन पर्सनम, राइट इन रेम। हाँ हाँ हाँ, गुड्स पे जो राइट है वो राइट इन रेम है। अगेंस्ट इंडिविजुअल, अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल जो राइट है वो क्या होते हैं? राइट इन पर्सनम। जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स पे जो राइट है वो राइट इन रेम। अगेंस्ट होल वर्ल्ड, दुनिया के हर आदमी के अगेंस्ट मेरा राइट है, मेरी चीज को कोई ना छेड़े, ये राइट इन रैम। सेल में जो चीज आपकी हो गई उस पे कौन सा राइट है? राइट इन रैम। राइट इन पर्सनम क्या है? अगेंस्ट इंडिविजुअल। नोट्स दिए थे मैंने इस चैप्टर के आपको। राइट इन पर्सनम, भाई जिसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा अग्रीमेंट टू सेल में, आप उसी को गाली दे सकते हो, उसके अगेंस्ट केस कर सकते हो, ना कि सारी दुनिया के अगेंस्ट। पढ़ा था? चले आगे, चलो। राइट टू सेल कब सेल बन जाता है? पहले तो अग्रीमेंट हुआ, सामान दे दूंगा, एक दिन सामान तैयार हो गया और बायर को दे दिया तो राइट इन अग्रीमेंट टू सेल क्या बन जाएगा? सेल बन जाएगा, ओनरशिप बायर की हो जाएगी। एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, पहली बात तो क्या हो? कॉन्ट्रैक्ट, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट सेल बेच का, दो लोगों के बीच में, एक बायर और एक सेलर। बाकी शर्तें लीगल पर्पस, कंसीडरेशन, दो पार्टीज, नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, वो सब कुछ तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट, दो पार्टी, सेक्शन 213 कहता है सेलर बाय 2-1 मींस पर्सन जो माल खरीदता है 2-1, सेलर कौन है? 213 कह रहा है जो बेच रहा है या अग्री टू सेल। देखो 2-1 तो कहता है हु इज बायर, जो बाय करता है या अग्री टू बाय करता है। सेलर कौन है? जो सेल कर चुका है या अग्री टू सेल कर रहा है। 213 तो वो सेलर है, तो वो पर्सन सेलर है, बायर है, दो लोग होने चाहिए तो ही अग्रीमेंट टू सेल या सेल होगा, वरना नहीं। क्लियर? नेक्स्ट 211 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सेल में अभी ट्रांसफर हो जाएगी, अग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर में। और ये स्पेशल प्रॉपर्टी से अलग है, जिसमें चीज रोक सकते हो पर आप ओनर नहीं, बेच नहीं सकते। जबकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो राइट है वो क्या है? जनरल राइट, जिसमें ओनर हो आप आगे बेच भी सकते हो। लोन वाली प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है? स्पेशल, उसकी बात नहीं कर रहा। गुड्स सेक्शन 27 गुड्स क्या है? बता दिया था भाई। सेक्शन 27 मूवेबल हो, इमूवेबल ना हो, करेंसी ना हो, एक्शनेबल क्लेम ना हो, एवरीथिंग एल्स इज गुड्स। आगे प्राइस सेक्शन 210 क्या कह रहा है? गुड्स 27 था, 210 प्राइस, प्राइस मनी में आए, मनी थोड़ा काइंड थोड़ा मनी चलेगा, सारा सामान आएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बार्टर हो जाएगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का नहीं होगा। पैसे अभी आए या फ्यूचर में, बार्टर नहीं है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर। पैसे अभी आए या लेट वो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मनी इन्वॉल्व होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइड एक्सप्रेस हो सकता है, हाँ। हैमर फॉल क्या है? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट डन, बोल के कहना ओके सामान दे दूंगा, दैट इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। जैसे गारंटी थी ना, इंप्लाइड और एक्सप्रेस, बोल के कह दिया दैट इज एक्सप्रेस। इंप्लाइड अंडरस्टूड है भाई ओनरशिप आपकी होनी चाहिए,
सैंपल जैसी होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन जैसी होनी चाहिए, तो ये इंप्लाइड और एक्सप्रेस हो सकता है। इंसॉल्वेंट सेक्शन 28 जिसकी लायबिलिटी उसकी एसेट्स को एक्सीड कर गई हो, रियलाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स कम रह गई हो, वो इंसॉल्वेंट है। ठीक है, और इंसॉल्वेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट जनरली बेकार। सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, हाँ जी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सब्जेक्ट क्या है, किसका पढ़ा जाता है? ये सबसे जरूरी चीज क्या है? गुड्स। देयर मस्ट बी गुड्स, गुड्स की सेल होगी, गुड्स नहीं तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट करेगा भी क्या? गुड्स। गुड्स क्या है? सेक्शन 27 बता रहा था ना गुड्स की डेफिनेशन। गुड्स क्या है? सारी मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम छोड़ दो, करेंसी छोड़ दो, ठीक है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी, करेंसी और एक्शनेबल क्लेम छोड़ दो, बाकी सब कुछ गुड्स है। शेयर डिवेंचर भी गुड्स है, हाँ। खड़ी फसल भी गुड्स है, यस। घास बेची गुड्स है, यस। हवा बेची गुड्स है, यस। जमीन से जुड़ी चीजें जो कि मूव नहीं करती वो गुड्स नहीं। घर बेचा, दुकान बेची, पेड़ बेचा, वो गुड्स नहीं है। क्लियर? तो स्टैंडिंग मैंगो ट्री गुड्स नहीं है, घर गुड्स नहीं है। क्लियर? टेंजिबल गुड्स, इंटेंजिबल, गुडविल बेचोगे, हाँ, सॉफ्टवेयर बेचोगे, सब कुछ गुड्स है। मैंने 3 चीजें बता दी, वो गुड्स नहीं है, बाकी सब कुछ क्या है? गुड्स है। एलपीजी, ऑक्सीजन सिलेंडर, शेयर डिवेंचर, पानी, बिजली, सब कुछ गुड्स है। सिर्फ क्या छोड़ दो? एक्शनेबल क्लेम, प्रेवलेंट करेंसी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, बाकी सब गुड्स है। डायग्राम समझा रहा है। गुड्स, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी हो, मूव होती हो, एक्शनेबल क्लेम नहीं होता गुड्स, मनी भी गुड्स नहीं होती। ठीक, इसमें शेयर भी गुड्स है, ग्रोइंग क्रॉप भी गुड्स है, घास भी गुड्स है। जो जमीन से जुड़ी चीजें जमीन से अलग नहीं होती वो गुड्स नहीं है। हाँ, अगर सेवर करके ले जाने की बात है, देखो लिखा है ना लास्ट में, सेवर फ्रॉम लैंड, अलग लेके जाने की बात है, तो वो गुड्स है। गुड्स कितनी तरह की होती है अभी बता रहा था मैं। एग्जिस्टिंग गुड्स, सेक्शन 6 कहता है एग्जिस्टिंग गुड्स जो पड़ी है। फ्यूचर गुड्स जो अभी तैयार होएगी, वो गुड्स कौन सी है? फ्यूचर गुड्स। सेक्शन 26 कह रहा था गुड्स जो एग्जिस्टिंग भी हो सकती है, फ्यूचर भी। एग्जिस्टिंग जो पड़ी है, एग्जिस्टिंग की भी कैटेगरी क्या? एक असर्टेन, अनअसर्टेन और एक स्पेसिफिक। स्पेसिफिक गुड्स कौन सी होती हैं? स्पेसिफिक गुड्स जिन्हें छांटना नहीं पड़ता, यूनिक है, दूसरों से अलग है, पहचान है, वो क्या है? स्पेसिफिक। कॉन्ट्रैक्ट करते ही सामान किसका हो सकता है? बायर का। इफ बोथ द पार्टी इंटेंड सो, सेलर और बायर दोनों चाहें तो ये माल किसका हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट करते ही? बायर का। इफ बोथ द पार्टीज इंटेंड सो। जैसे आपको याद होगा, लास्ट एग्जांपल मेरे को तो याद है, वो घोड़े का दिया था, वहां सारे ब्राउन कलर के थे, एक ब्लैक वाला है। तो बंदे ने कहा जी भाई साहब आपका ब्लैक वाला घोड़ा लेना है, कितने का? आपने कहा जी 9 लाख रुपए का है। 9 लाख का है, कहा डन, ये पकड़ो 9 लाख। तो अभी का भी घोड़ा किसका हो सकता है? बाहर का। पुरानी गाड़ी जिस पे नंबर लगा है DL AB, ऐसा कोई नंबर लगा है गाड़ी पे, ये नंबर कोई और किसी का हो सकता है? नहीं, नंबर यूनिक होता है। तो गाड़ी छटी हुई है, बस पता है कौन सी गाड़ी, तो कॉन्ट्रैक्ट करती है किसकी हो सकती है? बार की, क्योंकि वो गुड्स छांटने की जरूरत नहीं है, वो गुड्स क्या है? यूनिक है, अलग है, सबसे यूनिक है, तो वो स्पेसिफिक गुड्स। और पड़ी है, अभी ओनरशिप दे दो, चाहे ना लेना चाहे बार, भैया आज शनिवार है फ्यूचर में लूंगा, तो ओनरशिप फ्यूचर में जाएगी। अगर दोनों चाहें आज ही ओनरशिप बार की हो सकती है, बट एक चीज मत भूल जाना, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी इसकी भी। ओनरशिप विल नॉट बी ट्रांसफर्ड टिल इट इज इन डिलीवरेबल स्टेट। डिलीवरेबल स्टेट क्या था? कोई टायर ही लगाने बाकी है, कोई उसके ऊपर बैटरी रखनी बाकी है। जब तक ये काम नहीं हो जाएंगे तो ये गुड्स क्या है? बाहर का नहीं होगा। आटे का ढेर पड़ा है, पैक तो करना पड़ेगा भैया, तोलना पड़ेगा। जब तक ये काम नहीं करोगे बाहर का होगा नहीं, तो वो काम होने जरूरी है। मान लो हुए घोड़े का क्या करना है? गले में पट्टा डाला हुआ उसके, बस पकड़ो ले जाओ, तो ठीक है, फिर वो तो तैयार है। तो ओनरशिप कॉन्ट्रैक्ट करती किसकी हो सकती है? गाड़ी भी रेडी है, अभी ले जाओ चला के, कॉन्ट्रैक्ट करती किसकी हो सकती है? अगर ये काम तोलना है, कोई स्टिकर लगाना है, कोई वजन करना है, कोई ऐसा है, फिर तो भैया वेट करो, जब तक वो डिलीवरी के लिए तैयार नहीं होगा ओनरशिप बार की नहीं होगी। समझ आ गया? स्पेसिफिक गुड्स।
अब स्पेसिफिक गुड्स के अलावा ये जो है ना असर्टेन अनअसर्टेन, ढेर में एक जैसी चीजें, कौन सी गुड्स हैं वो? अनअसर्टेन। जैसे दुकान पे 100 प्लास्टिक की चेयर पड़ी हैं, आपने कहा मुझे 10 लेनी है, तो वो 10 चेयर फाइनल हुई नहीं, वो तब तक वो कौन सी गुड्स है? अनअसर्टेन। अनअसर्टेन गुड्स में ओनरशिप अभी किसकी है? सेलर की। जब तक वो सर्टेन ना हो जाए सामान बाहर का नहीं। छांट के साफ करके 10 चेयर बाहर निकाल दी बाहर के कहने से, तो 10 चेयर अलग कर दी ना, तो वो क्या बन गई? अगर गुड्स असर्टेन है तो ओनरशिप किसकी होगी समझो? बाहर के कहने से छांटना। एक टॉपिक आता था एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, गुड्स की सिलेक्शन करना, सेलर करेगा बाहर की मर्जी से या बाहर करेगा सेलर की मर्जी से। मेरे सामने कपड़ा मार के कुर्सियां साइड में कर रहा है 10, तो मैं रोक नहीं रहा, तो इट मींस मैं कह रहा हूं हाँ कर दे भाई कर दे, और अच्छे से मार कपड़ा, सही है, चुप हूं मैं, तो इसका मतलब क्या है? मेरी कंसेंट है। 10 छांट के अलग कर दी, अभी छांट के अलग करी थी, इतने में चाय वाला आ गया, कहता साहब बैठो चाय पियो। चाय पी रहे थे, अभी 2 घुट चाय पी थी, इतने में दुकान में जबरदस्त शॉर्ट सर्किट हुआ, भाग खड़े हुए सारे, आग लग गई। तो मेरी भी 10 चल गई अंदर, 90 भी जल गई। नुकसान मैं उठाऊंगा कि सेलर? 10 चेयर का नुकसान सेलर के बाहर, बायर। गुड्स छांट के अलग हो गई है तो किसका हो गया है? बाहर का। लेकिन मैं कहता हूं 100 चेयर वैसी पड़ी थी, 10 छांटी नहीं गई, आग लग गई, तो नुकसान किसका है? सेलर। सेलर कहता भाई साहब छांट ली होती तब भी तो आग लग जाती। बात यह है कि तब भी तो लग जाती, आप तो चाय पी रहे थे, ना छांटी होती तो लगी आग, छांटी होती तब भी लग जाती। सोचने की बात है भाई साहब, पैसे दो। मैंने कहा हो क्या होता क्या नहीं, छोड़, रूल पे आ, रूल पे आ। रूल क्या कहता है कि भैया चीज छांटी नहीं गई तो नुकसान किसका है? लड़का लड़की की एंगेजमेंट हो चुकी थी, उससे पहले क्या है, लड़के को क्या है, स्मगलिंग के केस में पुलिस पकड़ के लेगी, क्या किया जाए बोलो? रिश्ता तोड़ दिया जाए या फिर रिश्ता जोड़े रखा जाए? अब सामने वाला कह रहा है, मीडिएटर कह रहा है क्या भाई साहब देखो शादी हो जाती फिर क्या करते, फिर भी तो इसको अपना दामाद मानते, तब भी तो इसके लिए कोर्ट में जाते, तब भी तो इसको छुड़ाते आखिर। तो ये समझ लो भैया वो तब की तब देखते, अभी नहीं हुई है, अभी इसका काला सच सामने आ गया, स्मगलर है ये, अभी तो जिंदगी पड़ी है लड़की की, और इससे बाद में भी यही ऐसे लोग काम छोड़ते थोड़ी है इस तरह के। तोड़ दो रिश्ता, मैं नहीं कह रहा, मैं तो प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। बिकॉज और बात होती है, और बात स्मगलिंग का दाग छोटी चीज है क्या? चलो पेरेंट्स के एंगल से सोचो चलो, तो मेरा कहने का मतलब है अनसर्टेन गुड्स है जब तक किसकी है? सेलर की। छांट दी तो बाहर, गुड्स छांट के अलग कर दी, बाहर को इन्फॉर्म कर दिया भाई साहब रेडी है, वो कहता छोड़ दो मैं ले लूंगा, सामान बाहर का हो गया है। आटा पैक करके तोड़ के बांध के रख दिया, भाई साहब रेडी है, क्या ले लूंगा, सामान किसका है? गोलगप्पे वाले एग्जांपल याद करो, वो तो याद रहेंगे ही गोलगप्पे वाले, ऐसे एग्जांपल। क्या आपने कहा 100 रुपए के 100 के पैक किए थे ना पिछली बार? 100 के गए थे, चलो थोड़ा रेट बढ़ाते हैं 200 के, कहा जी 200 रुपए के पैक कर दे। ऐसा घर में फंक्शन होगा और लेडीज ज्यादा आई हो तो थोड़े ज्यादा ही ले आने चाहिए चलो, तो क्या हुआ, 200 रुपए के गोलगप्पे पैक कर दे, मैं आ रहा हूं, क्या भाई साहब आप आओ पैक करके रखता हूं। इसी बीच बारिश आ गई और बारिश से वो भीगे नहीं है, ठंडी हवाएं चलने से मॉइस्चर पकड़ लिया, क्रंची क्रिस्पी नहीं रहे वो। अब वो पैक्ड वाला नुकसान किसका है? सवाल ये उठता है, बारिश के बाद पैकिंग हुई तो खराब पहले हो चुके थे ठंडी हवा से, तो ये नुकसान किसका है? सेलर का, बाहर पैसे वापस ले सकता है। लेकिन अगर सबूत है इस चीज के, वहां 2 गोलगप्पे खा रहे थे और उन्होंने बोल दिया कि भैया ये पैक हो चुके थे, साइड में रखे जा चुके थे, देन आफ्टर बारिश आई तो पैक हो चुका था, तो बाहर का हो चुका था, उसके बाद बारिश आई तो नुकसान किसका है? बाहर का। समझाई बात? तो स्पेसिफिक गुड्स समझ गए, सेक्शन स्पेसिफिक गुड्स का सेक्शन 214। स्पेसिफिक गुड्स जो क्या अलग है, छाड़ने की जरूरत नहीं, कोई काओ कोई वॉच अलग हो सकती है, जैसे कह रहे कोई मोबाइल सेट है, अलग ही नंबर है उसका, IME नंबर या कोई ऐसा नंबर है, वो सेम नहीं होता, अलग है, तो वो यूनिक है। गाड़ी एक यूनिक है, दूसरों से अलग है, तो वो क्या है? स्पेसिफिक गुड्स। काला घोड़ा भी यूनिक था,
स्पेसिफिक गुड्स, डीएल नंबर वाली गाड़ी। असर्टेन बता दिया जो क्या है, अनअसर्टेन को छांट दिया तो वो क्या होगी, असर्टेन। 10 घोड़े थे, एक छांट के अलग कर दिया तो वो क्या हो गया, स्पेसिफिक। जब तक छांटा नहीं वो क्या है, अनअसर्टेन। छांट दिया तो असर्टेन। असर्टेन होती गुड्स किसकी, बार की। क्लियर, लॉस बार का। ये कहानी सुना रहा है। जैसे एक बंदे के गोडाउन में 100 गांठें पड़ी हैं कॉटन की, 100 बेल, 50 बेल जो है उसकी बात होगी, चेक करके छांट के अलग कर दी गई 50, तो ये 50 किसकी मान ली जाएगी, बार, क्योंकि गुड्स क्या हो गया, असर्टेन। अगर कोई नुकसान हो तो किसका होगा, बार का। समझ आया सर्टेन और अनसर्टेन में डिफरेंस। क्लियर। 10 टीवी है, एक टीवी बेचा गया तो बार को कहता है एक खरीदना उसने, तो आपने उसको अलग कर दिया तो वो असर्टेन है, अलग नहीं किया तो वो अनसर्टेन है। आग लग जाए, नुकसान हो जाए तो किसका होगा, अनसर्टेन है, तो सारा नुकसान सेलर का होगा। क्लियर है। फ्यूचर गुड्स पे आ जाओ। फ्यूचर गुड्स सेक्शन 2(6) ही है। क्या जो भी तैयार होंगी, फसल बताया था मैंने, फसल क्या है, उगेगी, वीट। कभी ऐसा होता है कि अनाज का एक दाना ना उगे ना, हाँ मौसम अच्छा ना होने से कई बार फसल कम होती, कभी ज्यादा होती है, तो उगेगी जरूर, बीज डाला है, तो वो कौन सी गुड्स है, फ्यूचर। लेकिन एक होती है कॉन्टीजेंट गुड्स, उसके होने पे भी शक है। 6(2) कहता है केसर उगाया इधर हरियाणा में, उगा तो कुणाल मैं तुम्हें केसर दे दूंगा, केसर उगा तो दे दूंगा, तो ये क्या है, कॉन्टीजेंट। क्योंकि केसर उगने में भी डाउट है, केसर उगने में मौसम नहीं है ना ऐसा। काजू उगा लो सिरसा में, उगेंगे, उगते होते तो खेतों में काजू ही काजू होते, या तो उगेंगे नहीं या उगेंगे तो फसल बहुत कम होगी। मौसम का हिसाब होता है ना, टेम्परेचर का होता है, इतने टेम्परेचर में लगेगा, वो टेम्परेचर तो वही है ना। काजू तो होता है कैश्यू गर्मी में, वो गर्मी होती है साउथ इंडिया में, और आलमंड होता है ठंड में, वो होता है पहाड़ों पे। तो मौसम है, कणक हो जाएगी पहाड़ों पे, वो एरिया टू एरिया है। साउथ इंडिया में कणक होती है, वीट नहीं होती। क्यों, क्योंकि उसको चाहिए धुंध पाला, वो सब ठंड इधर ही पड़ती है, साउथ में नहीं। तो मौसम है हर चीज का। आपने कहा जी मैं केसर उगा रहा हूं रहना में, उग गया तो तुम्हें दे दूंगा, दैट इज कॉन्टीजेंट गुड्स। कोई नया डिजाइन बना रहा है, बन गया तो दे दूंगा, तो ये क्या है, कॉन्टीजेंट गुड्स। तैयार होगा तो देंगे वरना कैंसिल। फ्यूचर गुड्स तैयार होएगी, नो डाउट। फसल उगाई है, वो ऐसी फसल है जो इधर होती है, उगेगी तो दे दूंगा। फर्नीचर बना रहा है, कहता टेबल तैयार करके दे दूंगा, दैट इज फ्यूचर गुड्स। सवा मनी कह दिया बना देगा यार, हलवाई है, काम है उसका, तो दैट इज फ्यूचर गुड्स। जब तक गुड्स तैयार नहीं होगी, बार ओनर नहीं बन सकता। इसका क्या हो सकता है, खाली अग्रीमेंट टू सेल हो सकता है, खाली अग्रीमेंट टू सेल, सेल नहीं हो सकती। कॉन्टीजेंट समझ गए। फॉरेन में माल भेजना है, बड़ी दिक्कतें हैं, शिप से माल जाता है, प्लेन से जाता है, पहुंच गया तो ठीक है पैसे दे देना, दैट इज कॉन्टीजेंट गुड्स। चले डायग्राम पे, गुड्स का डायग्राम है ये, गुड्स की बातें कर रहा है। क्या कर रहा है, मीनिंग हर मूवेबल प्रॉपर्टी, करेंसी छोड़ दो और क्या छोड़ दो, एक्सटेंडेबल क्लेम और इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं। शेयर डिवेंचर फसल गुड्स है। एग्जिस्टिंग जो तैयार है, जिसकी ओनरशिप बाहर को अभी दे सकता है सेलर। फ्यूचर जो भी तैयार होगी, मैन्युफैक्चर होगी या उगेगी, फ्यूचर में देगा। कॉन्टीजेंट जिसके होने पे भी कंटीजेंसी चांस है, होएगी कि नहीं होएगी। एग्जिस्टिंग में स्पेसिफिक जो दूसरों से अलग है, यूनिक है, छाड़ने की जरूरत ही नहीं। असर्टेन अनअसर्टेन एक जैसा काफी सामान लोट पड़ा है, उसमें से छांट के अलग कर लिया जाएगा, दैट्स कॉल्ड असर्टेन गुड्स। जब तक असर्टेन नहीं, बार की नहीं होगी। इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, नुकसान हो गया तो किसका, सिंपल सी बात है, प्रॉपर्टी किसकी है। अगर वो प्रॉपर्टी बार की होगी तो नुकसान बार का, अभी बार की नहीं हुई प्रॉपर्टी तो नुकसान किसका है, सेलर का। होम डिलीवरी की कहानी सुनाई थी, जोमेटो वाला आदमी आपके घर पे पिज्जा ला रहा है, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो पिज्जा खराब हो गया, तो नुकसान किसका है, जोमेटो उठाए या दुकान वाला उठाए, बार का नहीं, क्योंकि आपके घर में होम डिलीवरी की बात हुई है पैसा देने की। होम डिलीवरी नहीं हुई तो पैसा किस चीज का दें। इसीलिए मैंने बताया था दुकानों वाले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की होम डिलीवरी नहीं देते, क्योंकि रास्ते में टूट जाए, नुकसान हो जाए तो किसका जिम्मे आ जाएगा, होम डिलीवरी देने वाले सेलर के। इसलिए दुकान वाले कहते हैं भाई साहब ये पड़ा है एसी ले जाओ, ये पड़ी है टीवी ले जाओ, ताकि वो नुकसान उनके जिम्मे ना आए। तो होम डिलीवरी। एक बंदे ने कहा भाई साहब मैं आपके घर में ना एसी लगा दूंगा, स्टेबलाइजर लगा के फिट करके, फिर 30,000 रुपये लूंगा। मैंने कहा ठीक है,
इंस्टॉलेशन में वो गिर गया, एसी हाथ से छूट गया, टूट गया, नुकसान किसका है? सेलर का। तूने इंस्टॉल करके देने तक की जिम्मेवारी ली है, कुछ भी उससे पहले हो तो नुकसान किसका है? सेलर। लेकिन अगर अप्पा लेके आए, बंदा हमारा लगा रहा है मिस्त्री, तो ये नुकसान हो जाए तो किसका है? बाहर का। तो गुड्स पेरिश हो गया, खराब हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सेक्शन 7 कहता है स्पेसिफिक गुड्स है तो कॉन्ट्रैक्ट करते किसका हो गया? बाहर का। नुकसान किसका है? बाहर का। क्लियर? ए ने अपनी काओ 20,000 रुपए में बी को बेचने की बात कर रहा है, अग्रीमेंट टू सेल, और कहता है बाद में पता लगा कि ऑलरेडी मरी हुई थी, फ्लू से मर गई वो गायें, तो कहता है दोनों पार्टी को पता नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? बेकार। जिस गाय की सेल परचेज हो रही थी वो गाय कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त थी नहीं, सब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था, मरी हुई थी, दोनों को नहीं पता था, नुकसान किसका है? बाहर तो नहीं उठाएगा, सेलर का ही है, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। एक एग्जाम्पल 2, 200 डिब्बे मैंगो के बी को देने थे 2 लाख रुपए में, नोटिस हुआ एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंगो तो पहले से ही खराब है, देने लायक ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ही खराब है, तो भी कॉन्ट्रैक्ट बेकार है, बार जिम्मेवार नहीं है पैसा देने को। लेकिन गुड्स कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद, अग्रीमेंट टू सेल के बाद, लेकिन सेल से पहले बेकार होगी, तो नुकसान किसका है? सेलर। सेलर अभी सेल नहीं हुई, बिफोर सेल है। कब बेकार हुई है? आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल। चलो, तो बिफोर सेल इज अफेक्टेड, तो ये कह रहा है कि अगर सेल से पहले चीज खराब होगी तो नुकसान किसका है? सेलर का। लेकिन अगर सेल, सेक्शन 8 कहता है अगर सेल की बात करें, सेल, अगर सेल के बाद चीज ओनरशिप बाहर की होने के बाद खत्म हो गई, नुकसान हुआ, तो किसका होगा? बाहर का। बस ओनरशिप, रिस्क पासिस विद ओनरशिप है, सीधी सी बात है, रिस्क पासिस विद ओनरशिप। जो ओनर होगा वही नुकसान उठाएगा, ये बात है मेन जो है, ठीक है ना? रिस्क पासिस विद ओनरशिप। किसी को डाउट इसमें? ठीक है, तो ये इम्पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट कह रहा है कि एक पार्ट, कहता है नोटिस हुआ, वन पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, मशीन बना के देगी, किसके प्रीमाइसेस पे? अदर पार्टी। बाहर के प्रीमाइसेस पे क्या बना के देनी है? मशीन बना के देनी है बाहर के प्रीमाइसेस पे, पेमेंट फिट करने पे मिलेगी, लेकिन फिटिंग से पहले आग लगी तो ये नुकसान किसका है? सेलर का है, नुकसान बाहर नहीं उठाएगा। लेकिन आफ्टर सेल, कहता है यूजुअली अगर सेल होगी, सेल के बाद नुकसान हुआ तो किसका होगा? बाहर का होगा। ठीक। फ्यूचर गुड्स, अभी तो तैयार हुई नहीं, फसल बर्बाद होगी तो नुकसान किसका है? सेलर। तैयार होनी है, बीच में आग लगी तो नुकसान किसका है? सेलर। अभी बाहर की ओनरशिप हुई नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेकार। बाहर ये नहीं कह सकता मेरे को सामान दो, भैया कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है? खत्म हो गया है, परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं, इम्पॉसिबल हो गया है। सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी की बात कर रहे थे। टोमेटो देने थे किसी ने 100 टन, उसकी जमीन पे लगने नेक्स्ट ईयर, लेकिन क्रॉप बर्बाद होगी, कहता है बीमारी फैल गई, फसल बर्बाद होगी। कई बार आपने सुना होगा फसल में कीड़ा कूड़ा लग जाता है, एक वो कीड़ा नहीं आता है हेलीकॉप्टर वाला, क्या बोलते हैं, ग्रास ऊपर होता है क्या वो, चलो वो फसलों को बर्बाद करते हैं ना, तो भैया वो आपने सुना होगा पहले वो टिड्डी आ जाती, वो हजारों लाखों आ जाते हैं, वो पूरी की पूरी फसल चट कर जाते हैं। पीछे आया था पाकिस्तान साइड से, लोगों ने ढोल नगाड़े बजा के उनको भगाया था। चलो, तो फसल बर्बाद होगी तो कॉन्ट्रैक्ट बेकार है, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, दैट इज सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ये नुकसान किसका है? फसल तो सेलर की नुकसान हुई, बाहर पैसे देने के लिए लायबल नहीं। डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये क्या है टॉपिक? डिलीवरी ऑफ गुड्स। डिलीवरी ऑफ गुड्स ये क्या कहता है? सेक्शन 2(2) ओनरशिप जाने के लिए ट्रांसफर ऑफ
ओनरशिप के लिए क्या है, डिलीवरी सेलर से किसको आएगी, बार या बार के एजेंट को, तो ही ओनर बार बनेगा। तो डिलीवरी तीन तरह की है, कौन सी डिलीवरी, एक्चुअल, हाँ जी एक्चुअल डिलीवरी क्या है, जिसमें एक्चुअल में सामान फिजिकली पोजेशन सेलर से बार को जाता है। एक होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, चीज वहीं पड़ी है, ओनर चेंज हो गए, जैसे कोल्ड स्टोर का एग्जांपल, मेरा नाम काट के आपका लिख दिया, मालिक बदल गए, दैट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ठीक, तो मालिक, वेयर हाउस में मालिक बदल गए। सिंबॉलिक डिलीवरी जो किसके बेस पे होती है, ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के बेस पे। कौन सी डिलीवरी होती है वो, सिंबॉलिक डिलीवरी, सिंबॉलिक, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के बेस पे ओनरशिप क्या होती है, ट्रांसफर होती है आगे आगे। वो डिलीवरी कौन सी होती है, सिंबॉलिक डिलीवरी। ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल सेलर से ओनरशिप किसको जाती है, बार को, दैट इज सिंबॉलिक डिलीवरी। सही है, बोलो, सिंबॉलिक डिलीवरी का मीनिंग समझ आया। ठीक है, जैसे बताया था रेलवे की रसीद, माल जा रहा है रेलवे की रसीद मैंने अपने नाम ही बनवा ली सिरसा में, सुमित के नाम। अब मैं वो चिट जो है किसी राजेश को ट्रांसफर कर दूं तो वो चिट क्या है, राजेश की हो गई, तो राजेश को दे देगा माल रेलवे, राजेश ने सुनील को दे दी, रेलवे माल सुनील को दे देगा, दैट इज क्या, सिंबॉलिक डिलीवरी। और वो कागज क्या है, रेलवे की रसीद क्या है, वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, गुड्स की रिसीट। और क्या क्या चीजें थी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में, रेलवे की रिसीट और वेयर हाउस कीपर का सर्टिफिकेट और वार फिंगर सर्टिफिकेट, कार की वैसे वो ओनरशिप बनती नहीं पर इशारा वही है, गोडाउन की कह सकते हो भैया, माल ले जा उठा के तेरा है, जिसके बाद गोडाउन की है, जैसे लोकड़ की का बताया था, ठीक है ना, जिसके पास की है माल उसका, लोकड़ मीन्स वो रेलवे वाला लोकड़ बताया था, याद होगा। ठीक, और क्या, बिल ऑफ लेडिंग, बिल ऑफ लेडिंग या बिल ऑफ एंट्री, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम आता है। डॉक वारंट, डॉक वारंट, डॉक बोलते हैं ना शिप का डॉक, जिसके पास वारंट है माल उसका है। रेलवे की रिसीट, गुड्स की रिसीट, ये सब चीजें डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, जिसके पास है शिपिंग बिल, जिसके पास है वही मालिक है, उसको माल मिलेगा। लेकिन कुछ चीजें होती हैं डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, जो सबूत है कि हाँ ये मालिक है जिसका नाम लिखा है, किसी को दे देने से मालिक नहीं बदलेंगे। जैसी कार की आरसी, शेयर का सर्टिफिकेट, ठीक है, हाउस की आरसी, भैया जिसका नाम आरसी पे है वो मालिक है, पर वो आरसी किसी को दे देने से मालिक नहीं, उस रजिस्ट्रार के पास जाके मालिक बदलेंगे, कार के भी घर के भी, शेयर भी कंपनी में रिक्वेस्ट करके मालिक बदलेंगे। दैट इज डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, किसी को दे देने से मालिक नहीं। क्लियर, पता लग गया सिंबॉलिक डिलीवरी क्या है। ठीक है, तो ये बता रहा है, कह रहा है सेक्शन 2.2 में क्या, डिलीवरी ऑफ गुड्स तीन तरह की डिलीवरी होती है। ठीक, डिलीवरी एक्चुअल जिसमें फिजिकली बाहर को माल देते हैं, कंस्ट्रक्टिव जिस पर्सन के पास माल है वहीं पड़ा है, मालिक बदल के वो किसी और की तरफ से रख रहा है। सिंबॉलिक ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, ओनरशिप ट्रांसफर होती है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या है, सेक्शन 2.4 बता रहा है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या कहता है, जिसके बेस पे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मालिक बदल जाते हैं, जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है वही मालिक है। एंडोर्स कर दो किसी को तो मालिक कोई और बन जाएगा। पढ़ा था डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वार फिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे सीट, गुड्स रिसीट, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा, ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है। लेकिन डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल अलग चीज है, शेयर सर्टिफिकेट, व्हीकल का सर्टिफिकेट, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है, किसी को देने से मालिक नहीं बदलेंगे।
बल्कि वहां जाना पड़ता है रजिस्ट्रार के ऑफिस में, कार तो दूसरे के नाम चढ़ेगी, प्रॉपर्टी तो दूसरे के नाम चढ़ेगी। सेक्शन 29 मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है? जो आपकी तरफ से माल खरीदता है, बेचता है, पैसे लेता है, पैसे देता है, बोली लगवाता है, वो सब कौन है? मर्केंटाइल एजेंट। ऑक्शनियर, फैक्टर, ऑक्शनियर वो चिल्लाता है, बोली लगवाता है, फैक्टर कहता है मैं दिलवा दूंगा, पैसे कमीशन दे देना, ब्रोकर, ये सब मर्केंटाइल एजेंट है। सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे होता है बताया। सेक्शन 5 कहता है क्या? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफर करेगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा, वो तो कॉन्ट्रैक्ट तो है ही है ना, कॉन्ट्रैक्ट तो है ही है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। इमीडिएट डिलीवरी जाएगी या फ्यूचर में जाएगी अग्रीमेंट टू सेल में? पेमेंट अभी जाएगी या फ्यूचर में जाएगी? कुछ अभी जाएगी कुछ फ्यूचर में जाएगी पेमेंट, ऐसा भी हो सकता है। डिलीवरी कुछ अभी कुछ फ्यूचर में, ये भी हो सकता है। सेक्शन 5 कहता है सेल कैसे होगी वो बताया। आप आर कह रहा है मैं मोटरसाइकिल 50,000 में इसको दे दूंगा, बदले में न्यू मोटरसाइकिल और कुछ कैश, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। हाँ, कुछ कैश इन्वॉल्व है ना बीच में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। फिर कहता है सेक्शन 9-10 क्या बता रहा है? सेक्शन 9-10 कह रहा है सेटलमेंट ऑफ प्राइस। हाँ जी, प्राइस कैसे डिसाइड होता है? सबसे बढ़िया तरीका है हाउ टू फिक्स प्राइस। सेक्शन 2 क्लोज 10 कहता है मैनर फिक्स कर लो। सेक्शन 9 कहता है कैसे? सेक्शन 9 कहता है म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट। सबसे बढ़िया बात, चीज आपकी है, बैठ के बात कर लो, वैसे ले लिया जाएगा, दे दिया जाएगा। या मैनर फिक्स कर लो, क्या उस दिन का पंजाब केसरी देख लेंगे, उस दिन का ट्रिब्यून देख लेंगे, वहां से रेट ले लेंगे, तो वो भी एक तरीका है रेट सेट करने का। या जैसे कोई सामान है दिल्ली मार्केट का, उस दिन का रेट देख लेंगे, उसमें ले लेंगे, दे लेंगे। ज्वेलर करता है ना बात, इस रेट को देख लेंगे ऐसे। सेक्शन 10 कहता है कि प्राइस थर्ड पार्टी पे भी डाल दिया जाता है कई बार। म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट या फिर मैनर फिक्स नहीं किया, बल्कि थर्ड पार्टी पे डाल दिया, वो जो कहेगा पैसे ले लिए जाएंगे, दे दिए जाएंगे। तो सेक्शन 10 कहता है प्राइस फिक्स बाय थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी, मान लो मृदुल और मेरी डील हो रही है, हमने कहा माधव जो कह देगा वो बात मान लेंगे, तो माधव ने जो रेट फिट कर दिया मुझे देना पड़ेगा और मृदुल को लेना पड़ेगा। दिक्कत तब बढ़ जाती है जब माधव कहता है मेरे को क्यों फंसा रहे हो, मैं क्यों रेट बताऊं, मैं कम बता दूंगा तो सर कहेंगे मेरा माल बिकवा दिया, ज्यादा बता दिया मृदुल कहेगा धोखा दे गया दोस्तों के, तो मैं क्यों रेट बताऊं, मैं नहीं बताता। तो भैया फिर क्या, सामान तो देखो, अगर सामान दिया नहीं, माधव कहता है मैं रेट बताता नहीं, बाइक दी नहीं, अभी बाइक दी नहीं तो मत दो, कैंसिल सौदा। लेकिन दिक्कत है जब बाइक तो चलाई फिरता है मृदुल, उसने तो उस पर मॉम्स गिफ्ट, फादर्स गिफ्ट कुछ कुछ लिख लिया है, मॉडिफाई करा लिया है, अब सौदा कैंसिल तो हो नहीं सकता। फिर क्या होगा, पैसे का रीजनेबल प्राइस लिया दिया जाएगा। थर्ड पार्टी पे डाली थी, थर्ड पार्टी ने रेट बता दिया तो ले लो दे दो, नहीं बता रहा या तो डील कैंसिल या रीजनेबल। डील कैंसिल कब, जब ओनरशिप अभी बार को दी नहीं, सेलर के पास है तो सौदा कैंसिल, डील कैंसिल, दे दिया तो रीजनेबल प्राइस मिलेगा। क्लियर, बोलोगे डाउट? नेक्स्ट, वेरिएशन इन प्राइस ड्यू टू टैक्सेस। हाँ, स्टैट्यूटरी चेंजेस। मैंने माल बेचा मुकुल को उधार 1 लाख प्लस जीएसटी, आज की डेट में जीएसटी 18% है तो 1,18 का। जब कुणाल लेने आया जीएसटी बढ़ के 18 से 28 हो गया, मैंने कहा ला भैया 1,28,000। क्या यार सर, यार ये क्या यार, 1,18 का 1,28, क्या ठग रहे हो यार मुझे, कह रहे ये क्या तरीका है। मैंने कहा तरीका नहीं, मोदी जी से पूछो, पूछ सकते हो तो 18 का 28 उन्होंने किया, हमने नहीं किया। ये मैं क्या करूं, मैंने तो तेरे को 1 लाख प्लस जीएसटी कहा था, जीएसटी डिलीवरी से पहले, ओनरशिप से पहले महंगा हो गया तो ज्यादा देने पड़ेंगे। यस, इसमें किसी की कोई गलती नहीं। पेमेंट का मोड क्या होगा, जैसे बात हुई है, कैश हुई है, चेक हुई है, ड्राफ्ट हुई है, आरटीजीएस हुई है, गूगल पे से पेमेंट है, जैसे बात हुई है वैसे। बात नहीं हुई तो भैया कैश में ही लिया दिया जाना चाहिए। क्लियर, चलो। सेल और बाकी चीजों में क्या फर्क है, सेल और एग्रीमेंट टू हायर परचेज। सेल में ओनरशिप अभी चली जाएगी, हायर परचेज में लास्ट किस्त पे। सेल में ओनर बाहर बन गया तो आगे बेच भी सकता है, हायर परचेज में बाहर बेच नहीं सकता। सेल में नुकसान किसका है, बाहर का, हायर परचेज में किसका है, सेलर का। बीमा इसीलिए कौन करवाता है, हायर परचेज में सेलर। चीज ना पे करे, पैसे ना पे करे उधार सेल में,
बाहर पैसे ना दे तो क्या सेलर चीज उठा सकता है? नहीं, लाइन में लग के कोर्ट के थ्रू पैसे ले सकता है। ये बड़ी थी बात। जबकि हायर परचेज में चीज उठा सकता है। हायर परचेज में पैसे की दिक्कत हो तो बाहर खुद भी चीज वापस कर सकता है, सेल में उधार में बाहर वापस नहीं कर सकता। उधार सेल में बाहर इंस्टॉलमेंट हो गया तो सेलर चीज उठा सकता है? नहीं, चीज बाहर की होगी। हायर परचेज में बाहर सेलर चीज उठा सकता है? यस, क्योंकि चीज की ओनरशिप अभी किसके नाम है? सेलर इंस्टॉलमेंट हो जाए तो सेल में क्या इफेक्ट है? बाहर ने तो पैसे देने, ऑफिशियल असाइनी बाहर से पैसे ले जाएगा। हायर परचेज में भी सेलर इंस्टॉलमेंट हो तो बाहर को क्या दिक्कत पड़ती है? किसने कौन ले लेगा? ऑफिशियल असाइनी। दिक्कत तब है जब चीज बाहर की हुई नहीं। अग्रीमेंट टू सेल में होते इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर, तो बाहर लाइन में लग के ही पैसे लेगा। चलो, सेल क्या है? एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट टू सेल एक तरह से हायर परचेज, क्योंकि ओनरशिप अभी फ्यूचर में जानी है। क्लियर? आगे बेच सकता है, हाँ, हायर परचेज में आगे बाहर नहीं बेच सकता। क्लियर? बोलो, सेल और बेलमेंट क्या है? हाँ जी, बेली। बेली कौन होता है? संभाल के रखने वाला, जैसे फाइंडर ऑफ गुड्स, गुड्स का फाइंडर, या पढ़ने के लिए बुक ले गए, बेली। सुनो, बेलमेंट में तो चीज किसको वापस देनी पड़ेगी? बेलर को। सेल में बाहर वापस देगा चीज? नहीं। सेल में रिस्क रिटर्न सारा किसका? बाहर का। बेलमेंट में तो चीज सेलर की, तो नुकसान भी किसका है? सेलर। बस बाहर ने उसमें बेली ने लापरवाही ना की हो, बस। सेल में चीज वापस नहीं आएगी सेलर को, बेलमेंट में बेलर को चीज वापस। सेल में क्या मिलता है? कंसीडरेशन। जबकि उधार जो किराए वाला बेलमेंट टाइप है उसमें तो चार्जेस मिलेंगे। हाँ, मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते। ये चीज चार्जेस जरूरी नहीं है कंपलसरी हो। तो ओनरशिप ट्रांसफर होगी, इसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। प्राइस मिलेगा, इसमें प्राइस नहीं मिलता। गुड्स वापस करनी है, किराया हो भी सकता है और नहीं भी। वापस आएगी चीज बेलमेंट में, सेल में वापस नहीं आती। बेच भी सकता है सेल में आगे, यस, बेलमेंट में नहीं। सेल एंड वर्क एंड लेबर कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है? वर्क एंड लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, सामान भी आपका, करके भी आप दे रहे हो। एक बंदा कहता है भाई साहब कितनी चेयर चाहिए? मैंने कहा 10। क्या ठीक है, 10 चेयर बना दूंगा, लकड़ी लोहा मेरा, लेबर भी मेरी, मैं 10 चेयर बना के दे दूंगा भाई साहब आपको। ये क्या है? वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, वो बनाएगा स्पेशल आपके ऑर्डर पे, तो दैट इज वर्क एंड लेबर कॉन्ट्रैक्ट। सेल में तो क्या है? सेल में तो ओनरशिप इमीडिएटली बाहर की हो सकती है। वर्क एंड लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, वो चीज सामान बना के देने का, वो बना के देगा। सेल का नहीं है एक तरह से तब तक। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेक्शन 4(1) ओनरशिप सेलर से बाहर को जाएगी। अग्रीमेंट टू सेल 4(3) फ्यूचर में जाएगी ओनरशिप। इसेंशियल 2 लोगों, प्राइस मनी में इन्वॉल्व हो, जनरल प्रॉपर्टी की बातें करते हैं, स्पेशल की नहीं, आम कॉन्ट्रैक्ट वाली सारी चीजें हो। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के एग्जांपल दे रहा है। प्राइस कैसे असर्टेन होगा? प्राइस म्यूचुअली बैठ के डिसाइड कर लो, या फिर मैनर फिक्स कर लो कि उस दिन का न्यूज़पेपर देख लेंगे। थर्ड पार्टी पे डालो तो थर्ड पार्टी ने बताने से इनकार किया, सामान दिया नहीं तो डील कैंसिल। सामान दिया जा चुका है तो रीजनेबल प्राइस सेलर ले सकता है। रेट टैक्स की वजह से बढ़ गए तो बढ़ा हुआ टैक्स बाहर को देना होगा। पढ़ी थी बात? बोलो, चैप्टर 1 अच्छे से हो गया, क्वेश्चन पढ़ लेंगे बढ़िया तरीके से हो जाएगा।